नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष आनंद। द राइसिना हिल्स डॉट कॉम एक नया डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एक नई कोशिश की जा रही है कि हम आप तक मीनिंगफुल बातें करें और उन चीज़ों को पहुंचाएं। एक हमारी जो नई पेशकश है जिसको काफ़ी सराहा जा रहा है हमारे वेबसाइट पर, वो है हम हर रोज़ का 5 बड़े अखबारों के जो संपादकीय छपते हैं उसका एनालिसिस। तो आज आपके सामने मैं 5 देश के बड़े अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, डेक्कन हेरल्ड एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने जो अपनी संपादकीय आज लिखी हैं उसका सार और एनालिसिस लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, जो अभी लोकसभा की जो बाय इलेक्शन हुए, एक पंजाब का सीट था संगरूर और 2 यूपी का सीट था आजमगढ़ और रामपुर। संगरूर लोकसभा सीट जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वैकेट किया था और उसकी वजह से वहां पर बाय इलेक्शन हुआ, उसने देश को एक चौंकाने वाला एक रिजल्ट दिया। जी हाँ, क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान ये वही हैं जो 1980 के दशक में आईपीएस थे और उन्होंने 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तब अपने सर्विसेज से रिजाइन करके और वो खालिस्तान मूवमेंट के समर्थक बन गए और उसके बाद उन्हें जेल में रखा गया। और ये तीसरी बार फिर से ये चुनाव जीते हैं। 1989 में आखिरी बार ये चुनाव जीते थे और इसके लिए इस रिजल्ट के ऊपर में 3 बड़े अखबारों ने अपनी संपादकीय लिखी है आज। और टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेरल्ड और द हिंदू, इन तीनों ने अपने एडिटोरियल्स में, अगर हम सार माने ये, तो इन्होंने ये माना है कि राष्ट्रीय पार्टियों को संगरूर के वोटर्स ने नकारा है, उन्होंने रिजेक्ट किया है। और सबसे बड़े चिंता का जो वजह है ये है कि जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल का सफाया हो रहा है पंजाब की पॉलिटिक्स में, कहीं ना कहीं जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं पंजाब में, शायद उनको शक्ति उस वजह से मिलेगी। द हिंदू ने ये माना है कि सिमरनजीत सिंह मान का जो जीत हुआ है संगरूर के लोकसभा सीट से, ये बहुत ही खतरनाक संकेत हमें दे रहा है और जिसके लिए देश की राष्ट्रीय पार्टियों को सावधान हो जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शिरोमणि अकाली दल के फ्री फॉल पर अपनी टिप्पणी करते हुए ये कहा कि जहां मार्च के विधानसभा चुनाव में 18.4% इसे वोट शेयर मिले थे, वहीं संगरूर में इसे महज 6.2% वोट शेयर मिले। इसका मतलब कि शिरोमणि अकाली दल बादल कहीं ना कहीं राजनीतिक हाशिए पर जाता हुआ दिख पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो राजनीतिक स्पेस शिरोमणि अकाली दल बादल ने पंजाब में जट सिखों के बीच में और गुरुद्वारा पॉलिटिक्स के बीच में ले रखा था, शायद वो जगह रेडिकल एलिमेंट्स कहीं ना कहीं कब्जा करने की स्थिति में दिख रहा है, जो कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, नेशनलिस्ट फोर्सों के लिए, फोर्सेस के लिए शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं है। डेक्कन हेरल्ड ने यह माना है कि जहां आम आदमी पार्टी मार्च के महीने में विधानसभा चुनाव में पूरे पंजाब में अ, अप्रत्याशित जीत हासिल करी थी, वो उसका संगरूर में 2 महीने के बाद हार जाना पार्टी के लिए एक वेकअप कॉल है। दोस्तों, चंडीगढ़ में 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है और दो आज संपादकीय छपे हैं इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस में, जिन्होंने ये माना है कि जो 5 साल का जो कॉम्पनसेशन क्लॉज था जीएसटी एक्ट में, जब अगर राज्यों का अगर कुछ रिवेन्यू में कमी आ जाएगा तो उस कमी को की भरपाई करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के ऊपर 5 साल के लिए थी, जो कि 2022 में खत्म होने वाली है। अब राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है कि 2022 के बाद उनका क्यों होगा, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जो 14% की रेवेन्यू ग्रोथ से ऊपर उनका ग्रोथ है रेवेन्यू कलेक्शन में, बाकी सारे राज्य उसके पीछे हैं।
और ये भी माना जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जब उन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जो सिफारिशें होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, वो राज्य सरकारों पर बाइंडिंग नहीं है, वो मान्य नहीं है कि उन्हें फॉलो करें। इसके बाद जो एक रस्साकसी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये अखबार इस बात को भी रेखांकित करते हैं अपने एडिटोरियल में आज। दोस्तों, G7 समिट जर्मनी में अब खत्म हो चुका है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो G7 से जो हमें संकेत मिले हैं वो कहीं ना कहीं चाइना की घेराबंदी करने का एक इशारा देता है, क्योंकि G7 जो कि सबसे अधिक विकसित देशों का एक छोटा सा ग्रुप है, उन्होंने 600 बिलियन यूएस डॉलर का एक फंड बनाने की बात करी है, जो कि विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो भी बुनियादी ढांचे की जो प्रोजेक्ट्स होंगे, मूलभूत बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्ट्स, उसकी फंडिंग करेंगी। इकोनॉमिक टाइम्स ने ये भी माना है कि अगर इसको हम अभी हाल फिलहाल में मई के महीने में जो मीटिंग टोक्यो में हुई थी, जहाँ की यूएस ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फंड एक लेकर के 50 बिलियन यूएस डॉलर का लाया था, जो पार्टनर कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च करी जाएंगी। अगर इनको मिलाकर के आप देखें G7 के डिक्लेरेशन में, तो कहीं ना कहीं एक कोशिश बिल्कुल नज़र आती है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसे हम शॉर्ट में BRI इनिशिएटिव कहते हैं, उसको एक कंपटीशन करने की एक कवायद हमें G7 समिट से दिखाई पड़ती है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने संपादकीय में ये भी एक परिप्रेक्ष्य में लाया है इस बात को कि पूरे विश्व में 40 ऐसे देश हैं जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से बुरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो इन देशों की जो जीडीपी है उससे 10% से ज़्यादा उनका कर्ज चाइना से हो चुका है। और इकोनॉमिक टाइम्स ने ये भी माना है, और सही माना है, कि चाइना जब लोन देता है BRI इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स को फंड करने में, तब उसके लोन की जो दर होती है, इंटरेस्ट रेट होती है, वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी महंगी होती है। हाल फिलहाल में दोस्तों आपने देखा ही होगा कि किस तरह से श्रीलंका एक बहुत ही बड़े अप्रत्याशित फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, और कहीं ना कहीं सभी लोगों का ये भी मानना है कि उसका एक वजह चाइना से मिले हुए महंगे कर्ज का भी है। आप जानते हैं कि श्रीलंका का जो सबसे बड़ा पोर्ट है, जब श्रीलंका पैसे नहीं दे पाया तो चाइना ने उसे लंबे अवधि के लीज पर ले लिया है। तो इस तरह से चाइना अपना चंगुल अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में फैलाता जा रहा है। और ईटी ने माना है कि जो G7 से संकेत निकले हैं, कहीं ना कहीं इस जो चाइना की इस डोमिनेशन की जो बात चल रही है BRI इनिशिएटिव से, उसको चैलेंज करने की कवायद है। दोस्तों, एक आखिरी जो संपादकीय टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठाया है, वो इनका कहना है कि जो क्रिमिनल डेफमेशन का प्रोविज़न है इंडियन पिनल कोड में, इसका बहुत ही बड़े स्तर पर मिसयूज़ होता है, और ख़ास तौर पर इसका पॉलिटिकल मिसयूज़ होता है, और ख़ास करके प्रेस के खिलाफ होता है, क्योंकि प्रेस में आप जानते हैं कि एंटी एंटी स्टैब्लिशमेंट खबरें की जाती हैं, देश हित में और लोक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। और जो भी रूलिंग पार्टीज होती हैं वो प्रेस के अगेंस्ट क्रिमिनल डेफेमेशन के केसेस लगाते हैं, डराने और धमकाने के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच का हवाला देते हुए कहा है कि इस प्रोविज़न को समय आ गया है ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम की एक हमारी लेगेसी है, जो कि अब आज के तारीख में रेलेवेंट नहीं रह गया। दोस्तों, ये था हमारे 5 बड़े अखबारों की आज की संपादकीय। आपको कैसा लगा हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें और लाइक करें। कल एक फिर से नए एक एपिसोड में हम आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।